हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से भी हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन जो हमारे एम्स है एजुकेशन के उस तरह से रहे कि हम पूरे देश को एक तरह में एक चीज़ में आके पिरो सकें और एक तरह रख सकें। पर अब आगे भी तब से लेकर अब तक भी जो सब हम ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और अलग अलग हर कोई हमारा स्टेट के इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। तो क्या ये इन्हीं सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो जैसे आपने बात की हमने एक ये बना दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक इंडिया ही होना चाहिए जो एक चीज़ कर दी गई। क्या ये इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस है या क्या इन चीज़ों के इस पर मैं आपको यूज जानना चाहूँगी। The question is slightly political in nature. Recently, the political parties have started talking a lot about women's safety. If you go on FM radio, there's a lot of talk, especially after the so-called Mumbai candidate case. So every political party is specifically talking about women's safety. Why is women's safety such a big thing, and is it something good for that? Why is women's safety suddenly such a big issue for every political party, every candidate, and is it a good thing or bad? हेलो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसे हम शक्ति की अवधारणा के साथ किस हद तक जोड़ सकते हैं, और जो समाज में चलने वाले शक्ति संबंध है क्या राष्ट्रवाद उनसे उत्पादित होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है? ये मेरा प्रश्न है। हम किस हद तक शक्ति की अवधारणा के साथ जोड़कर देख सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने आप में समाज में चलने वाले शक्ति संबंधों से उत्पादित एक प्रक्रिया है? Hello ma'am, I wanted to know why this discourse is known as Nariwad. Why not citizens of India are questioning this thing? We are not making it as a human discourse. Why only a women discourse? तो पहला सवाल राष्ट्रवाद को लेकर आप जहाँ तक मेरी समझ में आई बात आपकी, आप ये पूछ रहे थे कि अगर हम सब में ये भावना है, अगर ये भावना उत्पन्न हो जाती है हम सब में जैसे, तो नारीवादी सोच इस तरह से कैसे फर्क में है? तो आई एम नॉट श्योर आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन, बट मैं क्या कह रही थी कि ये भावना हम सब में उत्पन्न अपने आप नहीं हो जाती है। A nation is a daily plebiscite का मतलब है कि उसको उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदारियां हैं और उसको उत्पन्न करने के लिए ठोस पॉलिसी की जरूरत है। हमारे जो भी संपदा है उसके इक्वल पहुंच होनी चाहिए, समान पहुंच होनी चाहिए हर समुदाय की। अगर ये सब चीज़ें हों तब जाके शायद एक राष्ट्रीय भावना सब में उत्पन्न हो। लेकिन अगर नहीं उत्पन्न हुआ है, जो कि है आज के तारीख में राष्ट्रवाद का जो एक तो राष्ट्रवाद का डेफिनेशन हर किसी का एक जैसा नहीं होता। मेरे लिए राष्ट्रवाद का डेफिनेशन बिल्कुल हिंदुत्ववादी ताकतों की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, तो नारीवादी पर्सपेक्टिव क्या है, नारीवादी पर्सपेक्टिव में फर्क क्या है? नारीवादी पर्सपेक्टिव समझता है, ये इस पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं कि लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन है, लिंग के आधार पे शोषण है, लिंग के आधार पे संपदा की पहुंच रोकी जाती है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हम लिंग को पहचाने करते हैं, जिससे कि हम ये भी समझते हैं कि पुरुष और महिला कोई प्राकृतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनका भी गठन किया है। तो नारीवादी को ये लास्ट सवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि हम फेमिनिज्म क्यों कहते हैं, फेमिनिज्म क्यों नहीं कहते। तो आप सोचिए कि फेमिनिज्म क्यों कहते हैं। अगर आप सोचिए आपकी अपनी भाषा, हमारी भाषा देखिए,
इंसान क्या करता है, इस करता है में हमें भी शामिल होना पड़ता है। जब आप कह रहे हैं ह्यूमन करिए, ह्यूमन का रूप मैस्कुलिन है, ह्यूमन का रूप जो है वो मैस्कुलिन है। मैन इज अ समथिंग एनिमल, मैन ऐसा है, इंसान ऐसा करता है। अगर कोई आपसे तो अब नए एनसीईआरटी टेक्स्ट में ये कह करने की कोशिश की गई है कि हम कह सकते हैं कि करती है, हमारा मतलब है कि आम इंसान के साथ तो करती है भी उन टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन when you say citizen of human, आईने के सामने मर्द होता है, इसीलिए हमें फेमिनिज्म की जरूरत है। और सिर्फ सिटीजन कहने पे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक सिर्फ सिटीजन। अब सिर्फ सिटीजन में एवरीबॉडी इज इक्वल सिटीजन, व्हाई? हर कितने फॉर्म में आपने भरा होगा नाम, उसके बाद पिता का नाम, लेकिन पिता या पति का नाम, पिता का नाम काफी नहीं है, कभी कभी पिता या पति का नाम, पिता या पत्नी या माँ या बीवी का नाम ऐसा रखा जाता है। तो अगर आप उस दुनिया में रहते हैं जहाँ आपको नारीवाद की जरूरत ना महसूस हो, आपको दुनिया में आप बहुत ही खुश हैं, लेकिन ज्यादातर औरतें महसूस करती हैं कि हमारी भूमिका जो है, तो अब औरतें ही नहीं, फेमिनिज्म मर्दों के बारे में भी है। पितृसत्ता सिर्फ औरतों को नहीं करती, पितृसत्ता मर्दों को भी एक भूमिका देता है, जिससे कि मर्दों को मर्द बन के रहना, और उस मर्द बनने में भी कई सारी दिक्कतें हैं। और शायद मर्द ना बनना चाहिए कोई मर्द, जिसको वो लेबल दिया जाता है जैसे कि आप मर्द हैं, शायद वो मर्द की जिंदगी ना जीना चाहिए, क्योंकि मर्द का मतलब जो है, उस मतलब से शायद वो अपने आप को नहीं पहचानते आने में, जिसे वो दिखा रहा है। मर्द बनना भी सीखना पड़ता है मर्दों को। तो ये मत समझिए कि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए है। फेमिनिज्म पितृसत्ता के बारे में है, वो एक तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में है, जिससे कि लिंग के आधार पे तरह तरह के ग्रुप आपके सामने रखा जाता है। नाम शादी के बदलते हैं, नया स्थल औरत बदलते बिना सोचे, तो क्या क्या सेक्सुअल डिविजन ऑफ लिंग के आधार पे श्रम का विभाजन, घर पे कितनी औरतें हैं यहाँ जो घर जाके कुछ घर का काम नहीं करेंगी, और कितने मर्द हैं जो घर जाके उनको बचा देंगे अपनी बहन से या माँ से। तो जब कोई कहता है ना या कहती है मुझसे कि फेमिनिज्म की जरूरत क्या है, मैं सोचती हूँ कहाँ रही है, सब कुछ कहाँ है, वो बैठ रही है या आपकी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप इस दुनिया को देख रही हैं और आप फिर भी कह रही हैं कि फेमिनिज्म, आप क्यों कहते हैं फेमिनिज्म, मुझे आश्चर्य होता है। फिर एक सवाल था कि बोडोलैंड वगैरह इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए हमें सिखाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी वाला स्लोगन, हाँ बिल्कुल सबक सिखाने के लिए ही ये कहा कि मतलब आप जुर्रत न करें, क्या मजाल की आप ये कहें कि मेरी संपदा पे मेरा होना, जैसे मियांगिरी के आदिवासियों ने कहा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग कह रहे हैं कि ऑयल यहाँ और दिल्ली में गाड़ियाँ चलेंगी और दिल्ली में बल्ब जलेंगे। नर्मदा की घाटी के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारी जमीन, हमारा पानी, और दिल्ली में लोग दिन दहाड़े 10-12 बत्ती जला के बैठेंगे, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि हमने ये नहीं सोचा कि अच्छे ढंग की खिड़की बनाए कि बाहर की लाइट को हम इस्तेमाल करें, जरूरत नहीं पड़ती हमको बिजली का, जितना चाहे बिजली में चलते चलेंगे। तो इस तरह के सवाल जब कोई उठाता है, उसको सबक सिखाने के लिए कहा जाता है कि कश्मीर से करता है, एकता ऊपर से नहीं जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, एकता बनाने की जिम्मेदारी हम सब में है। और अगर कोई अपने आप को मान आप मेरा अभिमान नहीं है, मान आप मेरे मुख्यधारा में बैठ जाइए, मेरे मुख्यधारा में बैठ जाइए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि बोडोलैंड, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बोडोलैंड के दिमाग कहाँ से आ रहे हैं, असम से तेल निकाल के कहाँ चली कहाँ चली गई, इस तरह के सवाल लोग पूछेंगे। संपदा रिसोर्सेज जो है उसके बारे में सब लोग अब सवाल जब कर रहे हैं, जब तक उन्होंने सवाल नहीं किया साथी का,
संपदा मौज करे कोई और, अब नहीं चलेगा, नहीं हम जो किसान जमीन नहीं दे रहे आपके बांध के लिए, तो आप कहेंगे क्या कश्मीर से कन्याकुमारी हमें एक है और आपकी जमीन हम ले लेंगे। समझ जाइए कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम एक हैं, ये एक जबरदस्ती वाला स्लोगन है। अगर हम एक हैं तो बार-बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक रहे तो हमें बिल्कुल इन सारी प्रक्रियाओं को बदलना पड़ेगा। राष्ट्रवाद शक्ति समझ में नहीं आया शायद सवाल, आप शायद ये क्या दूसरा आपके सवाल के दूसरे भाग से मैं सहमत हूँ कि समाज से उत्पन्न होने वाली शक्तियों को भी राष्ट्रवाद कहते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद ये नहीं होता। बोडोलैंड का भी राष्ट्रवाद ही है। भगत सिंह अगर आज पैदा होते तो वो गद्दार होते, क्योंकि वो वही सवाल सोशलिज्म वाले समाजवादी सवाल जो उसको गद्दार बना लेते। अगर गांधी जी आज जिंदा होते उनको वो रोज जेल होते, वो रोज पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वो कुछ अनशन कर रहे होते। पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी जी का बहुत बड़ा म्यूजियम आपने देखा होगा, आपने उसी सो इनअप्रोप्रिएट वहाँ गांधी जी रोज बैठे और वो जेल में पड़े रहते। वो सब एक जमाने के जो फ्रीडम फाइटर है, एक तिथि के बाद, एक तारीख के बाद वो अचानक बता रहे हैं। इसका इसके बारे में विमेंस वो फाइनल हुआ था। Why is it a big issue? I don't understand the question because उदाहरण है कि हर तबके की सुरक्षा is a big issue. And if women are being routinely raped and if the city is not safe for women, then we all have to get home by 7 because we can't be on the streets. तो ये मुद्दा है समाज के लिए, that's a good thing. But from your question, I also get the sense that you're asking something else, and every political party that talks about women's safety, it does not mean the same thing. तो औरतों की सुरक्षा वाली बात जो है और यौनिक हिंसा जो है और यौनिक हिंसा के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, आप देखेंगे कि कोई नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक कोई शक्ति भी और नारीवादी वहाँ से यहाँ तक कोई ये नहीं करेगा कि बलात्कार चलेगा, सबको करना चाहिए या यौनिक हिंसा चलेगा। सब कहेंगे कि बहुत ही खराब है, इस पे हमें काबू रखना चाहिए, इस और सब ये कहेंगे। लेकिन आप एक सकारात्मक नजरिए से औरत की सुरक्षा क्या है और नारीवादी सोच के अंदर औरत की सुरक्षा क्या है, इसमें तो शायद आप उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि एक सकारात्मक नजरिए से बलात्कार में क्या नुकसान है, बलात्कार में क्या करता है कि किसी की इज्जत उठ जाती है, किसी परिवार की इज्जत उठ जाती है। तो वो एक जैसे हमें भी गाड़ी पे कोई पत्थर देखे और उसकी खिड़की तोड़ देता है तो उसको हमें मुझे देना सजा देनी पड़ेगी, वैसे ही मेरी बेटी या दीदी पे कुछ वो तो मेरी संपत्ति पे कुछ हुआ है, वो है सकारात्मक सोच। और जाहिर है कि वो जो सोल्यूशन देते हैं वो ये है कि हर वर्ष को अंदर काम से रखो, जैसे कि बलात्कार और यौनिक हिंसा धर्म के अंदर नहीं होता है, तो उसी तरह से औरत की सुरक्षा को फिर कैसे हम कायम रखें और तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह के स्टैंड पे करना चाहिए, तो वो एक सकारात्मक नजरिए से है। जब हम एक जनतांत्रिक या नारीवादी नजरिए से औरतों की यौनिक हिंसा को देखते हैं तो यौनिक हिंसा में क्या या बलात्कार में क्या प्रॉब्लम है कि एक औरत के स्वायत्तता पे ये एक औरत की स्वायत्तता को रिस्ट्रिक्ट करती है। औरत की शरीर, औरत को अपने शरीर का अधिकार है, ये कहने का अधिकार है कब मैं सेक्स करूँगी और किसके साथ। इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि सेक्स वर्कर भी कह सकते हैं कि नहीं और लड़की का मतलब नहीं, और सेक्स वर्कर के साथ भी बराबर है। तो जब हम ये कहते हैं इस तरह देते हैं, किसी की इज्जत की बात नहीं, ये मेरे स्वायत्तता, मेरी आज़ादी की बात है। जब हम इस तरह करते हैं बलात्कार को तो हम ये कहेंगे कि बलात्कार के लिए कानून होने चाहिए, इसी बात। लेकिन कानून में हम कभी डेथ पेनल्टी नहीं, सजाए मौत नहीं मांगते, क्योंकि सजाए मौत के अनुसार खिलाफ है।
हम चाहते हैं कि सजा जरूर दी जाए ताकि मर्दों को पता चले कि ये करने पे आप जेल जाएंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करना चाहते, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि राज्य जो है स्टेट हमें सुरक्षित सड़कें दे, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हम 4 बजे भी बाहर निकले सुबह तो कोई बस हो कोई, तो हम फिर जब ये जो डिस्कोर्स है वो आज़ादी के नाम है और वो जो डिस्कोर्स है वो सुरक्षा और इज्जत और यहाँ स्वायत्तता और इन दोनों में बहुत जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर बात किया था कि उन्होंने ये बोला था कि पहले भारत के लोगों को आज़ादी के आंदोलन के लिए सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद को मजबूती देना पड़ेगा, ठीक है। और उनकी जो उसके बाद में वंदे मातरम जो उन्होंने लिखा था इसमें भारत को एक ये दिखाया था कि भारत की जो औरतें हैं, ठीक है, औरतों के जो मतलब उनके अंदर जो उनके जो आने वाले जनरेशन होंगे, ठीक है, तो एक तरह से अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, इसमें उन्होंने कि एक तरह से जो पैट्रियार्की सिस्टम था, ठीक है, वहीं से जड़ पकड़ लिया, एक तरह से पैट्रियार्की सिस्टम को पूरा उन्होंने वहीं से जड़ पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पैट्रियार्की जैसे जैसे भारत के स्वतंत्र आंदोलन में आगे बढ़ते गए तो राष्ट्रवाद की फिल्म भी जगती गई जाते गए, ठीक है। फिर जो कांग्रेस स्थापना के बाद फिर बड़े बड़े एलिट लोग थे, जैसे क्या बंगाल के हो या अलग अलग एलिट लोग पूरे भारत में, तो उन्होंने मिलके ही एक मतलब कि एक ऐसा तंत्र बना दिया, ठीक है, जिसमें पैट्रियार्की और मजबूत हो गई, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात किया बंगाल में, ठीक है, जो ये खासकर बंगाल में जो भद्र लोग, ठीक है, भद्र लोग भी हो रहा था, किंतु मेरे सवाल है जो बंगाल में जो अभद्र मतलब जो स्पेशल एक ही लोग थे, चाहे वो बंगाल में कोई सा भी, चाहे निजी कास्ट हो ये सब एक ही जो क्या कर वो सभी एक ही थे, किंतु जैसे जो बंगाल में जो एलिट क्लास थे, जो एलिट क्लास मींस जो आगे डोमिनेंस क्लास थे, डोमिनेंस अगर जो ब्रिटिशर्स को पड़ोस थे, उनसे उनकी सारी चीज सीखा, सीखने के बाद सब चीज सीख लिया, सीखने के बाद क्या किया उनकी जो औरतों को, ठीक है, औरतों को हक नहीं दिया गया सीखने के लिए, औरतों को उनको जैसे देवी का रूप, ठीक है, दुर्गा और काली का रूप के रूप में, दुर्गा और काली के रूप में उनको एक माइथोलॉजी की तरह जो बना रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इससे वो जो बंगाल में दूसरे लोग थे, दूसरे लोगों से वो अलग जिसे कहते हैं जनरल को क्या आपको लगता है कि पूरा इस सिस्टम में कहीं ना कहीं पैट्रियार्की यहीं से भी और तो क्या तो मतलब जो पैट्रियार्की यहीं से शुरू हो जाती है और जो बातों का है जैसे इस just a couple of more questions. We'll finish with this. Please don't leave. There's tea and samosa for everybody. Good afternoon. My question is that कि क्या राष्ट्र जैसी कोई धारणा या राष्ट्र एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में बताया था, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक समरूपता, होमोजेनिटी आती है। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें तो हम सब में, इवन यूरोप में, इंडिया में, हर जगह हेटेरोजेनिटी है। एग्जैक्टली राष्ट्र जैसा शब्द या राष्ट्र जैसी धारणा जहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चीज़ों को देखते हैं और उनमें नारीवाद भी आ जाता है, तो सच में राष्ट्र एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक कल्पना है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद में कभी फर्क है, एक सवाल। और दूसरा ये जितना होमोजेनिटी की बात होती है इसमें कि हम सब कुछ एक जैसा कर देते हैं,
राष्ट्रवाद कहीं हमें फांसीवाद की तरफ तो नहीं ले जाता है, फासिज्म की तरफ तो नहीं ले जा रहा, होमोजेनिटी जितना सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। तो और आज के कॉन्टेक्स्ट में जितना कुछ अभी चुनावी उसके समय में चल रहा है, क्या ये सब खतरे नहीं दिखाई दे रहे? मेरा क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने बताया राष्ट्रवाद में बहुत सी कमियां हैं, गलतियां हैं, तो फिर राष्ट्रवाद की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, जिससे मैं एक आइडिया लगा सकूं कि कौन एक ट्रू नेशनलिस्ट है और कौन नहीं, या नेशनलिज्म है क्या, मैं कैसे डिफाइन करूं कि मैं नेशनलिस्ट हूँ नहीं हूँ, आप हैं नहीं हैं, और नेशनलिज्म है क्या आपका, जिससे सभी के उनके पर्सपेक्टिव सही हो और सबका व्यूपॉइंट सही हो। तो पहले सवाल से मैं ये मतलब निकाल रही थी कि शायद आपको लगा